किसी ने हमारे संस्कृति को हमें खैरात में नहीं दिया है। हमारे पूर्वजों ने लड़ के इसे बचाया है। जो विदेशी आक्रांता यहाँ आए थे, पूरे दुनिया भर के कई कोनों में गए, सब जगह उन्होंने प्राचीन संस्कृतियों को ध्वस्त कर दिया, मार दिया। हम आज भी जिंदा हैं। मतलब क्या है कि हाँ, हम अहिंसावादी हैं। अहिंसा परमो धर्मा वो हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ एक दूसरा लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव च। हम पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन आप झापड़ मारेंगे तो हम बदले में मुक्का देंगे। जो युद्ध हमने जीते जी। उसके बारे में भी लेखन किया जाना चाहिए, जो शायद हमें इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया जाता है। और वही मैं इन पुस्तकों के द्वारा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवा ट्रिलॉजी, रामचंद्र सीरीज, इंडी क्रॉनिकल्स के लेखक। सेफली हम कह सकते हैं 8 मिलियन कॉपीज़ इनकी किताबों की बिक चुकी हैं, 20 भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी हैं। डिप्लोमैट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, डॉक्यू सीरीज़ बनाते हैं, वीडियो गेम्स भी अब बनाने लगे हैं। और अबव ऑल अमीश त्रिपाठी और मैं एक ख़ास सीरीज़ एनडीटीवी के लिए हमने किया था साथ में, और ये मेरा लक था कि अमीश के साथ मुझे ये को एंकर करने का मौका मिला था, महाकुंभ सीरीज़। अमीश त्रिपाठी इस वक्त एनडीटीवी के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अपनी नई किताब द चोला टाइगर्स पर बात करने के लिए। अमीश, प्रयागराज से दिल्ली हम दोनों ने एक सफ़र तय किया, बहुत सारी बातें वहाँ हुई थी। मुझे याद है जब हम वो सीरीज़ शूट कर रहे थे, तब आपने इस किताब का जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से रेस्ट ऑफ इंडिया को एक तरह से दरकिनार किया गया था, या फिर एक ख़ास आइडिया के तहत नज़रअंदाज किया जाता रहा है हमारे इतिहास की किताबों में। अब जब चोला टाइगर्स बाज़ार में है, लोग इसे पढ़ रहे हैं, हम आपसे ये समझना और जानना चाहेंगे कि चोला टाइगर्स क्यों, और चोलास पर एक किताब लिखने के पीछे क्या सोच थी, कितना रेलेवेंट है ये आज के लिए। सबसे पहले नमस्ते सिकता, और आप सब दर्शकों को हमारा नमस्ते। प्रयागराज के बाद पहली बार हमारी भेंट हो रही है वापस। आनंद मिला था उस डॉक्यूमेंट्री में, मज़ा आया था करने में। उस बार थोड़ी चर्चा भी हुई थी इस विषय के ऊपर। जैसा मैंने कहा था, ये मैं खुद सोचता भी हूँ, और मैंने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा भी है। मेरी इंडी क्रॉनिकल्स की ये दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक लेजेंड्स ऑफ सुहेल देव भी मैंने इसी एक 1000 वर्ष की हमारा जो इतिहास है पिछले 1000 वर्ष का, उसके ऊपर लिखा है। दो खामियां शायद हैं मेरे हिसाब से जिस तरह से हमें इतिहास सिखाया जाता है। सबसे पहले तो हमारे पूरे पिछले 1000 वर्ष में तो पक्का पूरे इतिहास के केंद्र को दिल्ली बना दिया है कि खैबर और आगरा के बीच में जो भी हुआ बस यही हुआ, बाकी भारतवर्ष में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसा होता है। एक दो चैप्टर्स दे देंगे, मीनवाइल इन द साउथ, आपने भी वो पढ़ा होगा। मैंने बचपन की पढ़ाई दक्षिण में की थी, तमिलनाडु में, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो दक्षिण भारतीय के जो विद्यार्थी थे वो कितने ऑफेंडेड फील करते थे। अब मीनवाइल इन द साउथ ये क्या है कि भाई कि सब कुछ आपके दिल्ली में ही हो रहा था क्या? लेकिन मैं अपने दक्षिण भारतीय मित्रों को कहता हूँ कि आपके दक्षिण भारतीयों को कम से कम मीनवाइल तो मिलता है। पश्चिम भारत, सेंट्रल भारत, पूर्वी भारत, इनको तो मीनवाइल भी नहीं मिलता बेचारों को। जो भी हुआ सब खैबर और आगरा के बीच हुआ, ये हमें बताया जाता है। तो ये शायद इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अगर इसे बैलेंस किया जाए तो शायद हम अपने भूमि को और भी गहरे तरीके से समझेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, एक तरह से हम आजकल एक माहौल भी ऐसा बन गया है कि हम सीखने लगे पिछले 100 वर्षों में कि हम तो हरदम अहिंसावादी लोग रहे हैं कि कोई हमें झापड़ मारे तो हम दूसरा गाल दिखा देंगे। और अगर 1000 वर्ष तक हम ऐसे ही रहे और हर युद्ध हारते रहे तो हम तो मर जाने चाहिए थे। जो भी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनमें से मात्र एक हम ही हैं जो आज तक जिंदा हैं, और किसी ने हमारे संस्कृति को हमें खैरात में नहीं दिया है। हमारे पूर्वजों ने लड़ के इसे बचाया है। जो विदेशी आक्रांता यहाँ आए थे, तुर्की, अरब, फारसी, पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़, वो पूरे दुनिया भर के कई कोनों में गए, सब जगह उन्होंने प्राचीन संस्कृतियों को ध्वस्त कर दिया, मार दिया। हम आज भी जिंदा हैं। मतलब क्या है कि हाँ, हम अहिंसावादी हैं। ये अहिंसा परमो धर्मा वो हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ एक दूसरा लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव च। हम पहला वार हम नहीं करेंगे,
लेकिन आप झापड़ मारेंगे तो हम बदले में मुक्का देंगे। इसीलिए हम जिंदा हैं। हम पहला वार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज लड़ना भी जानते थे। जो युद्ध हमने जीते जी, उसके बारे में भी लेखन किया जाना चाहिए, जो शायद हमें इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया मिलता जाता है। है। और वही मैं जो इन आप पुस्तकों के द्वारा कहना पेश चाह रहे करने हैं, की बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि हम एक मजबूत सभ्यता रहे हैं और इसके बारे में बार बार लिखना इस वक्त ज़रूरी है। आप हम बता दें अपने दर्शकों को कि चोला टाइगर्स का जो ये किताब है, इसका अनुवाद जल्दी हिंदी दर्शकों के लिए, हिंदी पाठकों के लिए, हिंदी रीडर्स के लिए बाजार में होगा। इस पर काम अब शुरू हो चुका है। इस किताब की अब बताइए सीता जी, कई बार तो हम इंटरव्यू प्रकाशन के बाद करते हैं, आपके पास ऐसा एक्सक्लूसिव कि प्रकाशन के पहले ही हम यहाँ आ गए। इंटरव्यू है। इस किताब का प्रमाइस जो है वो सोमनाथ प्लंडर जी। है। आपको क्यों लगा कि सोमनाथ प्लंडर आपके लिए एक कैटलिस्ट बने, एक प्रमाइस बने इस किताब को लिखने के लिए? देखिए, मैं शिव भक्त हूँ। रोज़ सुबह शिव जी की आराधना करता हूँ, ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ, रुद्राक्ष माला पहनता हूँ। तो सोमनाथ जी पर जो प्रहार हुआ, जो भी शिव भक्त हैं, हमारे दिल पर तो बहुत गहरा घाव है वो। लेकिन सिर्फ वो नहीं, कई बुद्धिजीवी, कई जो हमारे जो गुरु रहे हैं, जो हमारे परंपराओं में जो कहा गया है कि भारत का जो बुरा वक्त जो शुरू हुआ, वो सोमनाथ जी के ऊपर जो प्रहार हुआ 1000 वर्ष पहले, उस समय से शुरू हुआ। और एक प्रोफेसी भी है कि 1000 वर्ष बाद जब सोमनाथ जी फिर से पुनः निर्माण कर दिया जाएगा, और जो शिवलिंग के जो अंश जो महमूद गजनी ले गया था, वो जब वापस स्थापित हो जाए, तो फिर हमारा बुरा वक्त समाप्त होगा और हमारा परचम फिर से ऊपर उड़ेगा। तो 1000 वर्ष अभी समाप्त होने को आ रहे हैं, ये भी एक प्रोफेसी रही है। लेकिन जो पिछले 1000 वर्षों में हमारे साथ हुआ, मेरे हिसाब से वो सोमनाथ जी पर जो अटैक था वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले भी कुछ मंदिर तोड़े गए थे। अरब जो आक्रांता जो आए थे, उन्होंने मुल्तान में सन टेम्पल जो है उसे ध्वस्त किया था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी वापस पुनर्निर्माण हो गया था उसका। और अरब खुद एक तरह से संस्कृताइज हो गए थे, मुसलमान तो थे, लेकिन वो इंडियन भी काफ़ी जल्द हो गए थे, इंडिक हो गए थे। इसीलिए जब महमूद गजनी आया था, उन्होंने वो उन अरबों पर भी उसने प्रहार किया। उसने वो कह रहा था कि तुम लोग तो काफिर बन गए हो, आधे काफिर बन गए हो। तो लेकिन जो सोमनाथ जी के बाद जो प्रहार जो एक के बाद एक शुरू हुए, 1000 वर्ष बहुत ही कठिन गुजरा हमारा। शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था, इसलिए उसके ऊपर मैंने ये लिखा है। आप लगातार ये अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते रहे, हमेशा जो मैंने देखा है और पढ़ा है उसमें कि जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स रही हैं वो 2 पक्षों में डिवाइडेड हैं। या फिर एक पक्ष ज़्यादा बात करता है हमारे इन्वेडर्स की, हमारे अग्रेसर्स की, जो रेजिस्टेंस को लेकर जो हिस्ट्री टेक्स्ट में जो लेखन रहा है या फिर जिक्र रहा है वो बहुत कम रहा है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, हमारे जो आज के भी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं, ब्रॉड नैरेटिव, वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। अब अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक्स में डाल दी कि भाई उनके पहले तो भारत देश था ही नहीं। आजकल कुछ लोग वो मानते भी हैं कि भाई उनके पहले हमारा कल्चर तो ओरल था, हमारे पूर्वज कुछ लिखते नहीं थे, जो बकवास है। लेकिन कई लोग मानते हैं। और एक धारणा उन्होंने ये भी डाली कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उसे क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं बताया गया, लेकिन तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक इन्वेजन बताया गया। बहुत ही एक षड्यंत्र था मेरे हिसाब से कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई की जाए। जो विदेशी आक्रांता थे, कि जो अंग्रेज़ जो विदेशी आक्रांता थे, आज के भारतवासी एकदम क्लियर हैं कि भाई उनका इंडियन क्रिश्चियन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो तुर्की आक्रांता थे, दुखद बात यह है कि कई भारतवासी क्लियर नहीं हैं कि उनका इंडियन मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है। आप सूची पढ़ें नोबल्स की, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान कहते हैं, जिन्हें हम मुग़ल कहते हैं। वो अपने आप को तैमूरीद कहते थे, बाय द वे, मुग़ल नहीं कहते, हम उन्हें मुग़ल कहते हैं। वो अपने आप को तैमूरीद कहते थे, तैमूर तो तुर्क था। उनके लिस्ट ऑफ नोबल्स की सूची आप पढ़िए, इंडियन मुसलमान तो नहीं दिखेंगे वहाँ पे, जहाँ तक विदेशी हैं, या तो तुर्की या फ़ारसी या अरबी। कुछ हिंदू मिल जाएंगे, कुछ राजपूत हिंदू थे, कुछ दूसरे, लेकिन इंडियन मुस्लिम तो नहीं थे वहाँ पे। तो जो शोषण भारतीय हिंदू पर होता था, वही भारतीय मुसलमान, जो बसपंदा मुसलमान है, उनके ऊपर भी
होता था। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये विदेशी हैं, ये सब अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। दुख की बात ये है कि आज़ादी के बाद हमारे जो भारत के इतिहासकार आए, उन्होंने इस कॉलोनियल नैरेटिव को बदला नहीं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम इशू पर नहीं, वो भी ये कहने लगे हमारे आज़ादी के बाद के टेक्स्ट बुक्स में कि भारत तो देश था ही नहीं, अंग्रेज़ों ने आके किसी तरह हमें बचा लिया। क्या बकवास है ये? विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण पर जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसे भारत कहा जाता है और वहाँ भरत के वंशज रहते हैं। ये विष्णु पुराण में लिखा गया है, ये हमें सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि दुख की बात है कि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था वह हमारे आज़ादी के बाद जो इतिहासकार आए उन पर भी जारी रहा। डीकॉलोनाइज करने की ज़रूरत है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे टेक्स्ट बुक्स अगर डीकॉलोनाइज किए जाएं तो किंग चार्ल्स यहाँ प्रगति मैदान पे आके धरना नहीं करने वाले हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें डीकॉलोनाइज करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश राज के दौरान जो हमारे इतिहास के साथ बदमाशी की गई, उसको दुरुस्त नहीं किया गया आज़ादी के बाद। डीकॉलोनाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ इतिहास में नहीं है, आप हर क्षेत्र में देखिए। गणित में हमें बौधायन के बारे में नहीं सिखाया जाता है, यूक्लिड के बारे में सिखाया जाता है। मेडिसिन में हमें सुश्रुत और चरक के बारे में नहीं सिखाया जाता है, हिपोक्रेटिस के बारे में सिखाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने ही परंपरा को, अपने ही संस्कृति को नकारने की इतनी मतलब भरपूर चेष्टा कर रहा है, भरपूर प्रयत्न कर रहा है। कौन होगा ऐसा देश? आप ग्रीस में जाएंगे, सबसे पहले तो ग्रीक के बारे में सिखाएंगे ना, हम भारतवासियों के बारे में थोड़ी ना सिखाएंगे। लेकिन हम ही हैं जो भाई हम मतलब हमारे पूर्वज ने तो किया नहीं, सब अंग्रेज़ों ने ही किया, सब विदेशियों ने ही किया, उन्हीं के बारे में सिखाते जाते। आप साहित्य में देखिए, ये भास या कालिदास या मिर्ज़ा गालिब नहीं सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? शेक्सपियर। या क्यों भाई? शेक्सपियर विरोधी नहीं हूँ मैं, लेकिन पहले हमारी चीज़ें तो सिखाइए। जो हमारा जो अपनी जो विरासत रही है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर लेखन होना चाहिए। हमारे बहुत सारे यंग टीम मेंबर्स हैं जो सवालों के साथ हैं। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की बात हो रही है, यहाँ पर आपके कुछ सवाल थे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को लेकर। अमीश सुन रहे हैं आपको, आप पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा एक सवाल था कि अब आप जब लेखन लिखते हैं, किताब लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो आप फिक्शन को ज़्यादा मायने देते हैं क्या पहले को? अरे बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेखन में फिक्शन या नॉन फिक्शन के पहले सबसे पहले मैं दर्शन या फ़लसफ़े को मायने देता हूँ कि इस पुस्तक का मैसेज क्या होगा। जैसे अगर ये चोला टाइगर्स के बारे में बात करूँ, मेरा मैसेज क्या है इसमें कि जब भी हम भारतीय डिवाइड हो गए हैं, किसी ने हमें हराया है, किसी विदेशी ने हमें हराया है, लेकिन हम अगर एक रहें तो कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता है। एक लाइन मैंने पुस्तक में लिखी है कि कौरव 100 और पांडव 5, तीजा आए तो 105 कि, और हमें वैसा एक एटीट्यूड होना चाहिए। कौरव 100 पांडव 5 हो सकते हैं, लेकिन कोई बाहर से आएगा तो हम 105 हैं। अमीश आप हमारे साथ आइए, हम आगे और कुछ साथियों के पास जाना चाहेंगे जिनके पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। जी, आपका क्या सवाल है? हाय अमीश। हाय। तो अब ये बताइए, आप पिछले 15 सालों में आपने 12 किताबें लिखी हैं जी। 8 मिलियंस आपके सब किताबें बिकी हुई हैं। ससुरे थक गए, बहुत व्यस्त रहे। लेकिन ये यूथ को कैसे कनेक्ट करती हैं? यूथ के बीच में आपका संदेश क्या होना चाहिए? नहीं, शिव जी की कृपा है कि ज़्यादातर मेरे जो पाठक जो हैं युवा पीढ़ी के ही हैं, और मेरे हिसाब से आज की जो युवा पीढ़ी है, कई जो बुज़ुर्ग हो गए हैं कहते हैं कि भाई आज की युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में रुचि नहीं है। मेरे हिसाब से गलत है, वो उनको रुचि है, डिमांड तो है, कई बार सप्लाई नहीं किया जाता है। तो अगर कोई लेखक या इंस्टाग्राम मतलब जो पॉडकास्ट जो बना रहे हैं या चित्रपट जो बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, अगर वो हमारे प्राचीन संस्कृति को एक मॉडर्न तरीके से पेश करें, मतलब सत्संग ना करें, मॉडर्न तरीके से पे करें, तो युवा पीढ़ी को रुचि है। बस जैसा मैंने कहा, सत्संग तरीका नहीं होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। आपकी किताबें यूथ के बीच में कितनी पॉपुलर हैं? अरे ज़्यादातर तो हमारे पाठक युवा पीढ़ी हैं, मेजॉरिटी। और जो बुज़ुर्ग जो मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं, कई बार मतलब लिटफेस्ट वगैरह में उनसे भेंट तो होती रहती है,
तो उनमें से कई लोग शायद इसलिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा भी है कि मैं उस लेखक से मिलना चाहता हूँ जिसने हमारे बच्चे को ओम नमः शिवाय कहना सिखा दिया। बहुत बहुत बधाई हो। उनका You have आशीर्वाद a है। question? I will take this question and then we'll continue. मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे बहुत से जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो वो एक जिक्र करते हैं क्रिएटिव ब्लॉक का, तो क्या आपके साथ ये चीज़ हुई है कभी? और दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप ऑथर ना होते तो आप किस प्रोफेशन में होते और क्या कर रहे होते? तो 15 वर्षों में मैंने 12 पुस्तकें लिखी हैं और काफ़ी लंबी लंबी भी हैं, तो क्रिएटिव ब्लॉक रहा होता तो इतना प्रोडक्टिविटी तो नहीं होता। बस एक बार ज़िंदगी में क्रिएटिव ब्लॉक हुआ था 2018 में, बहुत ही कठिन समय था मेरे लिए ज़ाती ज़िंदगी में। तो शायद उसके कारण 3-4 महीने के बाद मैं बहुत दुखी था। थोड़ा ब्लॉक हुआ था, लेकिन वो फिर शिव जी की कृपा रही कि उससे उभर पाया मैं। तो क्रिएटिव ब्लॉक तो फ्रैंकली नहीं रहा है। अगर मैं लेखक ना होता तो बैंकर होता, पहले तो वही था। सर मैं मनीष शर्मा, नमस्कार। स्पोर्ट्स देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर ये इस समय हर यूथ जो है मोबाइल में खोया हुआ है, तो पठन पाठन का दौर कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये पुस्तकों का बाजार। दूसरा मेरा सवाल ये है इससे जुड़ा हुआ कि पिछले काफ़ी समय से है प्रकाशक जो हैं पैसे ले लेकर पुस्तकें छपवाते हैं कि 10वीं का बच्चा भी छपवा रहा है, तो जो रियल टैलेंट है उसे ऊपर लाने का मैकेनिज़्म वो बनना चाहिए। कैसे बनेगा? प्रकाशकों के लिए आप क्या कहेंगे? ये वाला सवाल है। दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। आप स्पोर्ट्स ही देखते हैं कि साहित्य भी देखते हैं? गहरे सवाल हैं आपके। नॉवल भी लिखेंगे। अरे इसीलिए तो पहली बार आपके पहला सवाल मैं पूछा, दूसरा तो प्रकाशकों के ऊपर था, पहला था हाँ इंटरनेट, मोबाइल में खोया। देखिए मोबाइल के कारण क्या हो गया है, मैंने देखा है हमारी जो युवा पीढ़ी जो है, मैं 50 वर्ष का हूँ, हमारे पीढ़ी में हर चीज़ को हम लोग थोड़ा एवरेज अटेंशन देते थे। आज की जो युवा पीढ़ी है या तो आपको कुछ नहीं देती है या सब कुछ देती है, मतलब एवरेज नहीं। तो अगर आपकी बात पसंद ना आए तो पहले पेज पन्ने में ही वो पुस्तक को छोड़ देगी। आपका रील पसंद 1 सेकंड में ही ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर पसंद आए तो एक वीकेंड 3 पुस्तक खरीद के तीनों की तीनों पुस्तक एक वीकेंड में ही पढ़ लेगी। या पसंद आए तो एक पूरा सीरीज़ डाउनलोड करके पूरा वो बिंज वॉच कहते हैं ना, बिंज रीडिंग, बिंज वॉचिंग, वो कर देगी। हमारी पीढ़ी, मैं तो वो नहीं कर सकता हूँ, मैं बिंज वॉच नहीं कर सकता। मैं 1-2 एपिसोड देखेंगे, उसके बाद भैया मुझे कुछ और करना है। तो ये एक मैंने युवा पीढ़ी में, शायद ये इंटरनेट के कारण हुआ है, रील के कारण हुआ है, ये मैंने युवा पीढ़ी में देखा है। तो हर जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, आप लेखक हों, फिल्म डायरेक्टर हों, जो भी हों, ये एक चैलेंज है कि आपका क्वालिटी इतना अच्छा होना चाहिए कि युवा पीढ़ी आपको एक पूरा वीकेंड दे दे। क्योंकि अगर उन्हें पसंद आए तो पूरा वीकेंड दे देंगे आपको। तो वो, और आप हर लेखक को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ वो दूसरे लेखकों से कम्पीट नहीं कर रहा है, वो चित्रपट से भी कम्पीट कर रहा है, OTT सीरीज़ से भी कम्पीट कर रहा है, उनके डेट से कम्पीट कर रहा है। हाँ, वो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के आपकी पुस्तकों के साथ समय बिताएं, उतना अच्छा आपका लेखन होना चाहिए। एक वो बात है। आपकी जो प्रकाशकों की बात की, हाँ ये सेल्फ पब्लिशिंग तो हो रहा है आजकल। जो आपने जो बताया वो बेसिकली सेल्फ पब्लिशिंग है, जो आपने भी किया अपनी पहली किताब को लेके। मैंने कि वो लेखक से पैसा लेते हैं और उनके लिए पब्लिश कर देते हैं। मैंने, देखिए मेरी पहली पुस्तक 2010 में प्रकाशित हुई थी, मैंने खुद पब्लिश की थी क्योंकि सब प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो लेकिन उस समय ऐसा कुछ ऑफ़र तो था नहीं, तो मैंने खुद ही पैसे डाले थे। हाँ, तो ये चलता तो है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने सेल्फ पब्लिश नहीं किया होता तो मतलब मेरी तो पुस्तकें आती ही नहीं, क्योंकि प्रकाशकों ने डिबेट कर दिया था। लेकिन हाँ, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये कठिनाई तो है। मेरे पास बाप दादा का जायदाद, उनका आशीर्वाद था, जायदाद वायदाद कुछ नहीं था। हम लोग मिडिल क्लास परिवार के हैं। लेकिन हाँ, बैंकिंग की नौकरी थी तो उसमें पगार अच्छी थी। हाँ, तो शायद मैं कर सकता था। लेकिन दूसरे लेखक भी हैं जिन्हें प्रकाशकों ने डिस्कवर किया है, उस टैलेंट को सराहा है, उसे सपोर्ट किया है। प्रकाशकों पर उंगली साधना तो आसान होगा, क्योंकि
हमें तो मिल जाती है। तो हमीश, जो इस बातचीत में जो समझ में मुझे आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे युवा रीडर्स हैं, यंग रीडर्स हैं और जो जेन ज़ी है, उनको चाहे कोई कुछ भी कहे, माइथोलॉजी में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रुचि है है। और वो पढ़ते हैं आपकी किताबें, और ये आप कह सकते हैं कि ये जेन ज़ी है जो आपकी किताबें जाके खरीद रहा है, ये युवा रीडर्स हैं जो आपकी किताबें खरीद रहे हैं। अरे हमारा घर इतना अच्छा चल रहा है तो उन्हीं के कारण चल रहा है। मेरा मानना है, ये तजुर्बा रहा है, डिमांड तो बहुत है। जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो कहते रहते हैं कि बच्चों में वो रुचि नहीं है। नहीं, रुचि है, बहुत रुचि है, डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है। तो गलती हमारी है कि हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप देखें जो भी हमारे हिस्टोरिकल फिक्शन, जो चित्रपट भी जो आ रहे हैं, छावा देखिए, और जो हमारे पुराण इतिहास पर भी जो हैं, जैसे महाअवतार नरसिम्हन, कितनी बड़ी हिट रही। डिमांड पक्का है, बस सप्लाई नहीं हो रहा है। गलती सप्लाई के एंड पे है, गलती प्रकाशक, फिल्म मेकर उस एंड पे है कि वो इतनी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को हिस्टोरियन मानते हैं या हिस्ट्री के स्कॉलर मानते हैं या फिक्शन राइटर मानते नहीं, मैं अपने आप को शिवभक्त मानता हूँ। हैं? आप जब ये लेकिन मूलतः तो मैं कथाकार हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं ऐसे कथाकार हूँ। में जो एक बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो माइथोलॉजी हो, मिथक हो, या फिर हिस्ट्री हो, इतिहास हो, उसके जो फैक्ट्स हैं उसको लेकर जब आप लिखते हैं अपना फिक्शन, तो किस तरह से बैलेंस करते हैं कि यहाँ भी गड़बड़ ना हो जाए और इंटरेस्टिंग भी बन जाए फिक्शन से? नहीं, सवाल आपका अच्छा है। उसमें बस यही है कि जितना हो सके पढ़ें। कई बार लोगों को चीज़ें नई भी लगती हैं क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल नॉन फिक्शन पढ़ा नहीं है। और मैं सिर्फ इतिहास के बारे में बात नहीं, इतिहास के बारे में तो हमने चर्चा किया, हमारे टेक्स्ट बुक्स में तो कई बार तो कुछ जगह नहीं है, लेकिन दूसरे नॉन फिक्शन बुक्स हैं। लेकिन हमारे इतिहास और पुराण में भी ज़्यादातर लोगों को जो रामायण का जो ज्ञान है आजकल के आधुनिक शहरी इलाकों में, वो एक 1980s के टेलीविज़न सीरियल पर आधारित है। ज़्यादातर लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं है। और वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि जी ने ही खुद 3 रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण। और भी कई भिन्न भिन्न हैं। कंबन रामायण है जो तमिल में है, रामायण दर्शनम है जो कन्नड़ा में है, रामचरितमानस है जो अवधी में है, ऐसे कई हैं। शिवजी की कृपा है कि मैं ऐसे परिवार से आया हूँ। मेरे जो बाबा जी थे वो पंडित थे विश्वनाथ जी में, वाराणसी में BHU में पढ़ाई करते थे। तो ये परिवार का माहौल ऐसा था कि हम सब ये सीखते रहे, इसलिए वो ज्ञान है। ज्ञान विरासत में मिली आप? खुशकिस्मती है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली तो ये सब सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी, आपके पास सवाल था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार। अमित जी, अक्सर कहा जाता है कि जैसे पौराणिक कहानियाँ जो हैं एक विश्वास पे आधारित हैं, जो मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं मानता हूँ जैसे ये तो इतिहास है और मैं मानता हूँ कि ये हुआ है एक्चुअल में। लेकिन कई बार जैसे एक वक्त ये भी है कि ऐसे कहा जाता है कि वाल्मीकि या महर्षि वेदव्यास, ये लोग अपने कालखंड के इतने बड़े लेखक थे जिन्होंने ये जो कैरेक्टर हैं गढ़े, और वो गढ़ने के बाद वो भगवान का दर्जा उनको मिल गया। तो आपका क्या मत है, क्या वाकई ये इतिहास है या फिर कल्पना के बीच में कहीं लोग झूल रहे हैं, और आपका बिलीव है इन सब चीज़ों पे? देखिए, मेरा तो मानना है कि ये इतिहास है। मेरा तो मानना है कि ये हमारे पूर्वज थे, कि इनसे हम सीख सकते हैं बहुत। मेरा तो ये मानना है कि हम सब भारतवासियों में उनका सिर्फ आशीर्वाद नहीं, उनका खून भी दौड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए कि हम अपने चरित्र को कैसे ऐसा बनाएं कि इस खून की इज़्ज़त हम बनाए रखें। लेकिन हाँ, मैं साबित नहीं कर सकता हूँ कि ये इतिहास है। जैसा मैंने कहा, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। आशा है कि कुछ स्कॉलर्स आएंगे जो शोध करेंगे। शायद कुछ हो सकता है कि जब वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी ने अपने ज़माने में लिखा होगा, उसके बाद, क्योंकि भाई सदियाँ बीत गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड करती गई, जो शायद कुछ मैजिक, कुछ ये सब ऐड कर दिया गया, तो इंटरपोलेशंस जो बोलते हैं। लेकिन मूलतः एक मेरे हिसाब से एक सच्ची कहानी थी, जो आशा है कि स्कॉलर्स कुछ शोध करेंगे। अभी तक तो इतना अच्छा शोध भी नहीं होता था, रिसर्च भी नहीं होता था। अगर कुछ शोध करेंगे तो सबूत भी निकलेंगे कि ये सच है। अब
अब जो बड़े सवाल हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े सवाल हैं या जो हमारे समाज से जुड़े सवाल हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कास्ट सिस्टम भी आता है, वर्ण व्यवस्था भी आती है और इन्वेजन भी आता है, इन्वेडर्स भी आते हैं, जिसका एक रिलीजियस कॉनोटेशन भी निकाला जाता है। उसको हमने देखा है आज के दिन। आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जो इतिहास जिसका जिक्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, वो फिक्शन के ज़रिए ही सही लेकिन चर्चा का मुद्दा बने और लोगों तक पहुँचे। लेकिन जो इतिहास के फैक्ट्स हैं उसे तोड़ मरोड़ कर आज के समाज को बांटने की भी कोशिश होती रही है। तो वो सेंसिटिविटी कैसे बनी रहे और ये जो व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्था, हम देखते हैं कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जब चुनाव का वक्त होता है, बिहार में ये हो रहा है, कास्ट अरिथमेटिक सब बैठाने में लगे हुए हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी बरकरार रहे और जानकारी भी हो तथ्यों को लेकर, इसका बैलेंस कैसे बने? ये अच्छा सवाल है आपका। एक बात तो है, अगर हमारे इतिहास को देखा जाए तो दो गहरे घाव हैं हमारे भारत माँ के ऊपर। एक है जातिवाद का और दूसरा है जो पंथ मज़हब के तौर पर भारत पर प्रहार हुआ है। दोनों सच हैं। कठिनाई ये है कि हमारे भारत में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक हैं जो वामपंथी जो सिर्फ जातिवाद के बारे में बात करना चाहते हैं, दूसरे हैं राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो सिर्फ वो जो तुर्की मुसलमान और यूरोपियन क्रिश्चियन जो है उनके बारे में बात करना चाहते हैं। और शायद ये दोनों एक्सट्रीम्स इन विषयों को उठाकर भारत में डिविजन्स क्रिएट करना चाहते हैं और अपना राजनीतिक रोटी शायद सेकने की कोशिश कर रहे हैं। राम बनाई जोड़ी इन दोनों एक्सट्रीम्स में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मतलब फीड कर रहे हैं एक तरह से। मेरा मानना है कि इन दोनों घावों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं जातिवाद के ऊपर भी बात करता हूँ, जाति प्रथा के खिलाफ मैंने बहुत बार चर्चा किया। हमारी पहली पुस्तक शिवा ट्रिलॉजी में भी मैंने उसके ऊपर चर्चा, और अपने इमॉर्टल इंडिया जो नॉन फिक्शन उसके ऊपर भी, और जो इंडी क्रॉनिकल्स है मैं ये दूसरे प्रश्न पर कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा तो दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों इश्यूज़ पर होना चाहिए। बस लक्ष्य ये होना चाहिए कि चर्चा के द्वारा देश में बंटवारा ना किया जाए, देश में एकता लाई जाए, बस वो लक्ष्य होना चाहिए। बात करिए, लेकिन आज के माहौल में नफ़रत मत पैदा करिए। कहिए कि हाँ ये सत्य था हमारे इतिहास का, कटु सत्य था हमारे इतिहास का, इस विष को कैसे निकाला जाए, लेकिन आज के माहौल में विष ना घोला जाए। बिल्कुल। अगर हम सब, मैं प्लीज़ ये तो दरख्वास्त करूँगा, जो शिव भक्त हैं हमारे आराध्य जो हैं शिव जी, जब सागर मंथन हुआ था बहुत अच्छाइयाँ निकली थी, लेकिन सबसे पहले विष भी निकला था। और शिव जी एक थे जो विष को पी सकते थे ताकि पूरा ब्रह्मांड मतलब कहर ना फैल जाए। तो शायद हम जो शिव भक्त हैं वही मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि इस समय भी एक सागर मंथन हो रहा है किसी एक तरह से। हमारे देश में इतनी प्रगति हो रही है तो चेंज भी बहुत हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि विष भी थोड़ा सा निकल रहा है, विष निकाल दिया जाए, विष निकाल दिया जाए। आप उम्मीद करते हैं आपकी जो सलाह है हमारे जो नेता हैं वो सुने और इस पर काम करें। यहाँ पर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी, आपका भी सवाल था कुछ जी। अमीश जी, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं आप किताब के लिए। धन्यवाद। मेरे दो सवाल छोटे छोटे हैं आपसे। एक तो पहला, जैसा उन्होंने पूछा था कि जैसे नई पीढ़ी जो है, जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स और ज़्यादा समय फ़ोन पर बिताती है, उसे किस तरह से किताबों पर वापस लेकर जाया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो आपकी किताबें हैं उन पर अगर कभी कोई फिल्म बने तो कौन जो है उसमें जो है एक्ट करे या फिर जो है इसमें रोल करना आप चाहेंगे? हाँ, ये तो बात। तो सबसे पहले तो भाई मेरी खुशखुशी है कि युवा पीढ़ी मेरी पुस्तकें तो खरीद रही है, लेकिन हाँ जितना प्रोत्साहन वो ज़्यादा लेखकों को देंगे तो हमारे प्रकाशकों के लिए, हमारे देश के लिए शायद भला होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा युवा पीढ़ी से कि और भी पढ़ें। हाँ, लेकिन ये एक चैलेंज है लेखकों के लिए भी कि वो अपना लेखन का दर्जा इस तरह उठाएं, क्वालिटी इतनी अच्छी कर लें कि युवा पीढ़ी फ़ोन से आंख उठाने के लिए मजबूर हो जाए आपकी पुस्तक पढ़ने के लिए। और जहाँ तक चित्रपट का सवाल है, देखिए वो तो निर्देशक पर होना चाहिए। जब पिक्चर बन जाएगी तो
अभिनेता भी तो उनका चयन भी हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। एक मैं छोटा सा और पूछना चाहूँगा, जैसे प्रेमचंद हैं या फिर जो पुराने राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उनको भी जो है आज की युवा पीढ़ी जो है वो नहीं पढ़ रही है। उन्होंने बहुत बेहतरीन लिख दिया है, पर किस तरह से वापस लेकर आया जाए किताबों के ऊपर? ये आपने बहुत गहरा एक सवाल पूछा है। चूँकि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं सिर्फ हिंदी लेखकों की बात कर रहा हूँ, लेकिन और भी हैं। शिवाजी सावंत जी जो हैं मराठी में, एस.एल. भैरप्पा जी जो हैं जिनका देहांत हो गया, जो कन्नड़ा के महान लेखक हैं। हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उन्हें उनका इतना प्रचार नहीं किया जाता है, उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। और सिर्फ मुंशी प्रेमचंद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी, इतने महान लेखक हैं। और ये हमारे प्रकाशक जगत में अंग्रेज़ी का अभी भी सिर्फ प्रभाव नहीं, दबाव बहुत है। दूसरे क्षेत्रों में इतना नहीं है। चित्रपट के जगत में, आपके मीडिया टीवी के जगत में हिंदी चैनल के तो टीआरपीज़ और भी ज़्यादा होते हैं अंग्रेज़ी के तुलना में, लेकिन प्रकाशन जगत में अभी भी अंग्रेज़ी का, जैसे मैंने कहा, सिर्फ प्रभाव नहीं, दबाव है। ये दुख की बात है। शायद जितना प्रोत्साहन पाठक दे पाएँ, और कई लोग जो हिंदी के बारे में बात भी करते हैं, कई सरकारें, कई लोग शायद उतना प्रोत्साहन नहीं देते हैं। ये एक उनके लिए चुनौती है कि हिंदी लेखन को, और सिर्फ हिंदी नहीं, जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं उन्हें प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। अच्छा सवाल है आपका। अमीश, इस चर्चा के आखिर में हम पहुंच गए हैं, तो इतिहास से ही जुड़ा मेरा सवाल है। हमारे इतिहास में, हम बैठ सकते हैं, हमारे इतिहास में गांठें रही हैं, उसके पॉजिटिव भी रहे हैं, उसके नेगेटिव भी रहे हैं। इतिहास तो वो चीज़ है जो बीत चुका है, लेकिन उसकी चर्चा आज भी होती है और उसका गलत इस्तेमाल भी आज भी होता है। तो आपको लगता है कि ये चर्चाएं आज के युग में जो बीत चुका है, सदियों पहले, हज़ारों साल पहले, उसका जिक्र होते रहना चाहिए, समाज को उसी तरह बट जाना चाहिए उन चर्चाओं में? सिक्ता जी, गांठें सिर्फ समाज या देश के इतिहास में तो नहीं रहती, वो सिर्फ ज़िंदगी में भी तो होती है। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हम बार-बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे। लेकिन अगर कोई पेड़ हो और जड़ों से मजबूत ना हो तो पेड़ कई बार कमज़ोर भी हो जाता है। जो समाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने इतिहास को ठीक तरह से समझा नहीं है, अपने पूर्वज जो हैं उनसे उनका रिश्ता एक अच्छा नहीं है, तो आगे बढ़ने में भी कठिनाई होती है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। मेरे एक अफ्रीकन अमेरिकन दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि अमेरिका में जो अफ्रीकन्स हैं उनके संप्रदाय में एक गुट में ये एक तरह से एक मुहिम चल रही है कि कैसे उनके पूर्वजों के साथ उन्हें जोड़ा जाए। आप देखेंगे उनके नाम भी यूरोपियन है, उनका मज़हब भी यूरोपियन है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो सिर्फ चमड़ी अफ्रीकन है, बाकी सब तो यूरोपियन बन गया है। हमारे पूर्वजों से हमारा नाता कट गया है। और उनका मानना यह है, मेरे हिसाब से वो सच कह रहे हैं, इसीलिए उनके समाज की कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। यूरोपियन जो कॉलोनियल्स थे उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स के जड़ों को ही काट दिया। अगर हमारा समाज आज भी 1000 वर्ष के आक्रमणों के बाद भी आज भी सशक्त है, क्योंकि आज भी हम अपने पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ गांठ हैं, उन्हें खोलने की ज़रूरत है। तभी, क्योंकि जब जड़ कमज़ोर होगा, जब जड़ ताकतवर होगा, तभी तो पेड़ आगे बढ़ेगा, तभी हम और बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे और विकास कर पाएंगे। तो आखिरी ये बातचीत इस चर्चा की, तो इसमें हम रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। आइदर कंट्रोवर्सी यहीं पे होता है। आइदर और क्या है वो, कॉफ़ी विद करण? बिल्कुल, कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद सिक्ता करना चाहेंगे। हैम्पर मिलेगा कि नहीं? तो अमीश, आपके लिए सवाल अब शुरू होता है। 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, मेलुहा या अयोध्या। अरे ये कैसा सवाल है? शिव जी। तो अगला सवाल यही है, शिव या राम? कंट्रोवर्सी करने की आप देखिए, प्रभु श्री राम भी तो शिव जी की आराधना करते थे। और लेकिन रामोपाख्यान में शिव जी ने भी कहा कि जो राम का नाम लेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों तरफ इज्जत, दोनों तरफ। आप अच्छे डिप्लोमेट बन चुके हैं। इतिहास या माइथोलॉजी? इतिहास। रिसर्च या इमेजिनेशन? दोनों। दोनों।
लिखना क्या आसान रहा था, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा या फिर द चोला टाइगर्स? चोला टाइगर्स। जो देखिए, जब इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा लिख रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि लेखन कैसे किया जाता है। पहली बार मैं कर रहा था ज़िंदगी में, तो हाँ, थोड़ा कठिन तो था। अच्छा, जेनजी की बात हमने बहुत की, युवा रीडर्स की बात की, तो भगवान शिव के आप भक्त हैं। आज के युग में अगर वो होते तो इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव होते या ट्विटर पर? वो ध्यान में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेडिटेशन किया जाए। तो रामायण का युग ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है या फिर महाभारत का युग? देखिए, ये आपका आज का दौर क्या है, उसके ऊपर ये सवाल, मतलब ये सवाल किया जा सकता है। जैसे कुछ हदों तक तो मैं कहूँगा हम श्री राम से सीख सकते हैं। जैसे आज के माहौल में हम भारतवासियों को कानून तोड़ना बस अच्छा ही लगता है, ऐसे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, मज़ा आता है, बस कुछ फ़ायदा भी ना हो। श्री राम से हम ये सीख सकते हैं कि बेटा कानून तो मानो, देश और प्रगति करेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारा जो पश्चिमी जो पड़ोसी जो है उसके साथ अगर युद्ध करना है तो श्री राम की तरह युद्ध करना है कि श्री कृष्ण की तरह युद्ध करना है। ये भी एक सोच विचार का जो विषय है। तो जिस युग में आप जी रहे हैं उसके अनुकूल आपको रामायण या महाभारत से सीखना पड़ेगा। आज के युग के लिए, हमारे आज के लिए हमको आगे का रास्ता तय करना है, तो इस वक्त कौन ज़रूरी है, शिव या राम? जैसा मैंने कहा, हमारे भारत में अगर कानून प्रणाली को और सशक्त करना है तो श्री राम से हम सीखें। लेकिन हमारा जो पश्चिमी पड़ोसी है, अगर उससे लड़ाई करना है तो श्री कृष्ण का तरीका अपनाया जाए। चलिए, तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई किरदार दोबारा जिंदा आप कर सकते तो रावण को करते या सती को? माँ सती। द चोला टाइगर्स एक ऐतिहासिक कहानी है या फिर आज के भारत का आईना? दोनों ऐतिहासिक कहानी भी है, क्योंकि कोई भी अगर हिस्टोरिकल फिक्शन लिखता है, काल्पनिक इतिहास, मतलब एक ऐसा एक जॉनर अगर क्रिएट किया जाए तो हाँ, वो इतिहास के ऊपर भी आधारित है, लेकिन आज के माहौल में भी कुछ संदेश का प्रयत्न किया जा रहा है। आपने कहा है अपनी बातचीत में, कई और लोगों से भी कहा है कि जब आप अपनी किताब लिखते हैं तो आप उस युग में चले जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को आप देखने लगते हैं। तो आपके लिए विकल्प है, पौराणिक युग में रहना आपको पसंद है या आज के भारत में? पौराणिक, लेकिन आज का भारत भी बहुत अच्छा है, लेकिन पौराणिक। ऐसा क्यों कि आज के भारत से उदासीन है? नहीं, अगर यार सोचिए, अगर शिवजी को देख भी पाए तो यार सब जीवन सफल हो गए। अगर देख भी पाए उन्हें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीश, आपने वक्त निकाला हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, द चोला टाइगर्स, जिसका अनुवाद जल्दी हमारे हिंदी के पाठकों के लिए भी आएगा और अमीश जल्दी करेगा, क्योंकि हम इस न्यूज़ को बता चुके हैं कि अनुवाद होने वाला है या हो रहा है इस वक्त, और मार्केट में होगा ये चोला टाइगर्स बहुत जल्द आ जाएगा। और सिकता जी, प्रयागराज के बाद ये संगम भी अच्छा रहा। ये संगम अच्छा रहा। बहुत उत्साहित है हमारे टीम मेंबर्स कि आप हमारे बीच आए, हमारे न्यूज़ रूम में इस तरह से जुड़े अमीश। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह लिखते रहें और जेनजी और हमारे युवा रीडर्स को इसी तरह अपने फिक्शन के ज़रिए, जिसमें बात माइथोलॉजी की होती है, इतिहास की होती है, उसी तरह इंस्पायर करते रहें। शुक्रिया वक्त निकालने। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार।